प्रणाम सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अभी जो है मैंने आपको जैसा बोला था कि मैं आपको एक सेट 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर का प्रोवाइड करवा दूंगा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। तो मैंने आज सोचा कि हम उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। कल मैं आपको जो है वो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर आगे जो है वो आपका संडे को तो एग्ज़ाम ही है, तो आपके पास यहाँ से 3-4 दिन का समय बचा हुआ है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर का वो इनको कर लेना। इसमें से अगर 4-5 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं आपके लिए या 2-3 भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। बाकी मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोला था कि करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। किसी चीज़ की कोई आप ऐसी मतलब एक तरह से ऐसी एम्बिग्विटी रहती है कि आप जो है वो ये मतलब इंश्योर नहीं कर सकते कि अगर आप पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका करंट अफेयर ठीक हो जाएगा। पर हाँ, कुछ एक चीज़ों पे हम फोकस करके थोड़ी आउटपुट जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी इन्हेंस कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये जो 50 क्वेश्चन लाया हूँ मैं, इसमें मैंने सोर्स पकड़ा हुआ है ज्ञानम। मैंने ये क्वेश्चन जो है वो ज्ञानम मैगजीन से उठाए हुए हैं, वैसे छाँट छाँट करके मैंने निकाले हैं, पर फिर भी मेरा रेफरेंस आपको देना ज़रूरी है कि मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं। अभी जो है वो हमारे पास टाइम कम है, तो कुछ कुछ एक क्वेश्चन में आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, जिसे डिटेल्ड में थोड़ा सा मतलब एक तरह से स्टैटिक पोर्शन का भी लिंक आपको करंट से देखने को मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन में सिर्फ आपको आंसर देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन में मुझे लगा कि इसके सिर्फ अगर आपको आंसर पता चल जाए तो काफ़ी होगा, और कुछ क्वेश्चन है जहाँ से स्टैटिक भी आने की संभावना है, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको थोड़ा सा इससे ज़रूर हेल्प होगी। बाकी जो है कल आपके साथ मैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे आज देखा, मैंने ऑब्ज़र्व किया जब मैं 2014 का पेपर जो था वो हाई कोर्ट क्लर्क का देख रहा था, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो 2025 का जो 24 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रिपीटेड थे, जिसे हम टफ़ बोल रहे थे। अक्सर मैं वो क्वेश्चन 2014 के पेपर से उठाए थे। तो मैं कोशिश करूँगा बीच में कि जैसे मतलब 1-2 दिन के अंदर आपको मैं वो क्वेश्चन भी करवा दूँ, जिससे जैसे 2014, 2016 और 2019 इन 3 साल के जो पेपर हैं उनको मैं एक बार आपको करवा दूँ, चाहे टेलीग्राम पे एमसीक्यू के थ्रू या किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, जिससे जो है वो आपके लिए आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर बढ़ा करके जो है वो पहले 34 या 38 कर दिया गया है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हुआ है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैं जिसको घुमाएं फिराएं। पर एक बात याद रखना कि 2019 में इसमें लास्ट अमेंड हुआ था, और इसमें जो है वो 1956 का जो जजेस नंबर एक्ट था उसको अमेंड हुआ, उसका सेक्शन 2 जो है उसको अमेंड किया गया है, और 124 क्लॉज 1 है उसको, और उसके अंडर जो है वो जजेस के नंबर बढ़ा दिया गया है। यानी कि इसमें अगर हम पहले 33 जजेस और +1 चीफ जस्टिस थे, अभी क्या हो गया है कि 37 जजेस +1 चीफ जस्टिस जो है ये मिलाकर के टोटल 38 हो गए। तो इसलिए इसका आंसर सही डी होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने ज़्यादा दी है, वजह यही है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कि यहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे ऑफिशियली अमेंड हुआ है सेक्शन 2 ऑफ सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। फिर उसके बाद क्या है, ऑर्डिनेंस पावर, जिसको जो हमारे राष्ट्रपति साहिबा हैं उन्होंने इशू किया अंडर आर्टिकल 23 के तहत, ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो इस नंबर को बढ़ाया गया है। स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ओरिजिनल बेंच के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई 1950 में, तब क्या था कि इसमें एक चीफ जस्टिस था और 7 अन्य जज थे, यानी कि कुल 8 इसकी स्ट्रेंथ थी। आज ये 38 हो गई है। इसके बाद एवोल्यूशनरी माइलस्टोन आप देखेंगे कि कब कब जजेस बढ़े हैं, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, इस एग्ज़ाम में नहीं, पर देखिए आपको लंबा सोचना होता है। आगे कोई आप जैसे अलाइड हो गया या कोई अदर एग्ज़ाम आएंगे, एचएस आएगा, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी तक जो है वो जजेस के नंबर जो है वो कितनी बार बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन बन सकता है इस पैटर्न पर। तो ये आपको याद रखना है कि ये 6 बार हो चुका है अभी को मिला करके। सैलरीज पर जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय
CGI सूर्यकांत फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोर्ट्स विल बी हेडेड बाय। तो ये जो है इसका सही आंसर है आपका अरविंद कुमार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी थोड़ी सी कि ये क्या है कि जो हमारे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने हाई लेवल पैनल जो है उसको बनाया है और उसका ऑफिशियल नेम जो है वो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी रखा है, जिसको हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार। और इसका ऑब्जेक्टिव है एक नेशन वाइड रोड मैप प्रिपेयर करना फॉर अपग्रेडिंग द कंट्रीज इज कोर्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिंग एन एलोकेशन ऑफ 40,000 से 50,000 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी। आई होप इतना इनफ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज प्रगति 2026 वाज कंडक्टेड एट विच लोकेशन। तो इसका आपका सही आंसर होगा उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय। इसमें कुछ खास नहीं है पर फिर भी कुछ एक पॉइंट्स इसमें हैं, वो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच फॉर्मर CEO ऑफ प्रसार भारती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रिप्लेसिंग प्रसून जोशी। इन्होंने प्रसून जोशी को रिप्लेस किया और इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन इसमें नहीं है, सीधा आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि हमारे जो नेवल स्टाफ है उनके जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो भी चेंज हुए हैं, उसके बाद हमारे CDS भी चेंज हुए हैं, तो इनका पता होना ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन यही है आपसे कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया सक्सीडिंग एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ऑन May 31, 2026। तो इसका सही आंसर अगर ये क्वेश्चन आता है तो होगा कृष्णा स्वामीनाथन। अगला सवाल इसी पैटर्न पे है कि विच लेफ्टिनेंट जनरल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS टू सक्सीड जनरल अनिल चौहान आफ्टर इज रिटायरमेंट ऑन May 30, 2026। तो इनको रिप्लेस करेंगे जनरल NS राजा सुब्रमण्य। तो इसको ध्यान में रखें और नाम वगैरह थोड़ा याद कर रखें। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि हु वाज स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। देखिए इराक ईरान अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो यहाँ से सवाल आपके लिए बन सकता है। तो इनका सही आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का आलिफ अली कदीम अल जैदी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला नोबेल में। तो ये आपको देखिए यांग शुआंग जी है, ये ऑथर है, और लिन किंग ट्रांसलेटर है। इनको जो है अभी जो इन्होंने लिखा हुआ है नोबल ताइवान ट्रैवलॉग, उनको ये इसके लिए मिला है और ये फर्स्ट मैंड्रिन चाइनीज़ नोबल है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। तो ये इसको होस्ट करेगा दिल्ली आपका अगस्त महीने में। नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है 10वां कि विच हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल्स एट इटालियन ओपन टेनिस 2026। देखिए इटालियन ओपन हो गया, विंबलडन हो गया और ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। इसका पता होना ज़रूरी है कि ये किसने कब जीते हैं साल दर साल। तो इसको जीता है अभी जानिक सिनर ने इटली से, और अगर हम महिला की बात करें तो इसको जीता है एलिना स्वेतोलिना ने। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 11 कि हु बिकम द सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री। रिमेंबर दिस वर्ड, चेस हिस्ट्री, चेस के इतिहास में सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बना है। तो ये फाउस्टिनो ओरो ऑफ अर्जेंटीना है, और इन्होंने जो ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल है ये 12 साल 6 महीने और 26 दिन की उम्र में हासिल कर लिया है, और इनको मेसी ऑफ चेस भी बोला जाता है। जैसे मेसी फुटबॉल से जुड़े हैं वैसे इनको मेसी ऑफ चेस भी बोला जाता है। मैंने फुटबॉल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो आई होप उसमें भी आपको फीफा को लेकर के अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का पहला सोलर पावर्ड एलगी ट्री कहाँ पर इनोग्रेट हुआ है। तो ये है इसका सही आंसर भोपाल। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जाता है कि स्वीडन ने ज्वाइन किया है इंडिया का वीनस ऑर्बिटर मिशन यान
जिसे पॉपुलरली क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं शुक्रयान। इसमें एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगी कि जैसे स्वीडिश हैज़ ऑफिशियली partnered with India for its maiden mission to Venus, popularly known as Shukryan. The Swedish Institute of Space Physics is contributing a scientific payload called Venus, यानी कि VANS। इसका फुल फॉर्म होगा आपका Venusian Neutrals Analyzers to study how the solar wind interacts with the Venusian atmosphere। तो ये कुछ फैक्ट रहेंगे, इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इन पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लेना। इसकी रेलेवेंस सिर्फ हाई कोर्ट क्लर्क तक नहीं है, आप इसको बहुत आगे तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, अगर चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। तो कुछ इसमें आपको मतलब कि मिशन गोल वगैरह और मंगलयान के बारे में जानकारी मिलेगी, चंद्रयान के बारे में, स्टैटिक यानी कि आदित्य L1, इन सब चीज़ों के बारे में आपको, फिर थोड़ी सी बीनस के बारे में भी यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी कि बीनस को जो है वो धरती अर्थ ट्विन भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिमिलर साइज़ और मास के हैं और इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं सोलर सिस्टम का। इसका सरफेस टेम्परेचर जो है वो 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 14 की IIT मद्रास ने जो है फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर एस्टेब्लिश किया है फॉर बूस्ट डीप टेक इनोवेशन। तो ये कहाँ पर किया है, तो ये इसका सही जवाब है आपका USA के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, थोड़े से मैंने जहाँ जहाँ पर मुझे जैसे टाइम लगा मैंने इनको हाईलाइट किया ज़रूर है, पर फिर भी एक बार पढ़ ज़रूर लेना आप कि ये इनका पहला इंटरनेशनल हब होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है ये, और ये मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यानी कि सिलिकॉन वैली में है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जाता है कि इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड पोर्टल टू मॉनिटर NSQ एंड NDPS ड्रग्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटका। ये कर्नाटका के जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं दिनेश गुंडू राव, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटीग्रेटेड सर्विलांस पोर्टल टू ट्रैक नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी NSQ मेडिसिन्स एंड टाइटली रेगुलेट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस यानी कि NDPS, और इसको डेवलप किया है स्टेट्स फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने। तो इस सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लॉक्स एंड फ्रीज आइडेंटिफाइड सबस्टैंडर्ड ड्रग बैचेज इन रियल टाइम टू प्रिवेंट फर्दर सेल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, इसलिए यहाँ से सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जाता है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो एट कैबिनेट लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और उसका सही आंसर है केरला। इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगी, आप ज़रूर पढ़ना इसको। क्वेश्चन नंबर 17 पूछते हैं कि विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस अंडर सहकर से समृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई चीज़ पहली बार हो रही है ना, वहाँ से हाई कोर्ट का वो थोड़ा सा एक ना फेवरेट जोन रहता है वहाँ से सवाल पूछने का। तो इसका सही आंसर है आपका आइजोल। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आइजोल किसकी कैपिटल है। बाकी इसमें चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ये आप पढ़ लेना। स्टैटिक पॉइंट में ये रहता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉरपोरेशन है उसका गठन 2021 में हुआ था, और ये क्यों बनाई गई थी, इसका जो इसको बनाने के पीछे का जो कारण था वो यही था कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क हो फॉर किसके लिए, फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट अंडर द विजन ऑफ सहकर से समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की क्या इसमें ब्यौरा आपको देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल 19(1) क्लॉज C, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 14 क्लॉज आर्टिकल 14(3)B इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे, आप पढ़ लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जाता है कि विच स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस जुडिशरी बाय CGI सूर्यकांत। तो इसका सही आंसर है आपका सिक्किम, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन।
चीफ जस्टिस ने जो है इसको पेपरलेस स्टेट जुडिशरी डिक्लेयर कर दिया है, तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हजारीबाग इन झारखंड हैज़ बीन नोटिफाइड एज इंडियाज़ फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर्स अंडर विच स्कीम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर। तो इसको पढ़ें आप, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये आपकी सितंबर 2020 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर गिग वर्कर। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो इस चीज़ का सही आंसर है आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 22 कि हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अप्रूव्ड फॉर क्रिएशन इन लद्दाख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में पहले सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, अब नए 5 और बने हैं, तो ये टोटल 7 हो गए हैं। तो इसमें जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि इस जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के, वो हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। उसके बाद इसमें जो नए बने हैं वो ध्यान रखना, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास, ये बने हैं। तो थोड़े जब आप जैसे और एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हो सकता है कि इसमें एक ऐसे उठा करके इनमें से कौन सा नहीं बना है, इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जाता है कि द सेक्रेड एक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री टू प्रोटेक्ट रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस। तो इसका सही आंसर है आपका USA, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जाता है कि सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करने का, ये कौन सा मेंबर बनेगा। 2024 में आपने देखा होगा इस पैटर्न पे सवाल आया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो ये बनेगा आपका 26वां मेंबर। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 25 की साउथ कोरिया ने इंट्रोड्यूस किया है इसका फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क नेम्ड गाबी एट विच टेम्पल इन सियोल। तो ये जो इन्होंने लॉन्च किया है आपका जोगियसा टेम्पल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है द सेंटा मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वाज जॉइंटली होस्टेड बाय कोलंबिया एंड नीदरलैंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगी कि ये जो गैदरिंग है इन्होंने ऑफिशियली बोला है कि ये इसको ऑफिशियली बोलते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, और इसे जो है वो अभी कोलंबिया और नीदरलैंड ने होस्ट किया है मिल करके। अभी जो है फोकस किया गया है कोएलिशन ऑफ बिलिंग, यानी कि बिल्ड करना कोएलिशन ऑफ बिलिंग फोकस्ड ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिकल सप्लाई साइड रोड मैप टू फेज आउट कोल ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन। क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत इसमें आप पढ़ लेंगे। देखो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसमें मैंने एक टर्म हाईलाइट की कर दी है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो लीगली बाइंडिंग था कि एमिशन रिडक्शन को करने के लिए। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम टू एस्कॉर्ट कमर्शियल शिप्स थ्रू विच स्ट्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कितनी चर्चा में रहा हॉर्मुज स्ट्रेट, तो इसलिए यहाँ से सवाल बन सकता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल्स एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। तो इसको जीता है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे वही पूछा जाता है कि वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन का। तो ये एलिना रेविकिना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डे से सवाल आते हैं कई बार, तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 मई को। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है। अगर पता है आपको तो अच्छे से एक्सप्लेन ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जाता है कि फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो फेज़ आउट करेंगे फॉसिल फ्यूल से, कब तक। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 2050। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि कनाडा पहला मेंबर बना है जिसने नॉन यूरोपियन मेंबर बना है जिसने पार्टिसिपेट किया है किसमें। तो EPC समिट में इसने पार्टिसिपेट किया। EPC समिट है यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी,
ये सेटअप हुई थी 2022 में, जब उस क्या बोलते रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। उसके बाद बायो एशिया 2026 23rd एडिशन हुआ, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ आपका हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्ममेंट अफेयर्स UNODA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द गाजा बॉर्डर ऑफ पीस मीटिंग इन व्हाट कैपेसिटी? तो इंडिया का रोल रहा है एक आपका ऑब्जर्वर की तरह। ऑप्शन बी। ज़्यादा ना इसने बोला है ना कुछ अगेंस्ट ना ज़्यादा फेवर में। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी हैड इट्स टेन्योर एक्सटेंडेड टू एड्रेस ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न इन मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा आपका गीता मित्तल कमेटी है जिसको एक्सटेंशन दी है अभी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि सी ऑफ जापान रिसेंटली इन न्यूज़ ड्यू टू अ मिसाइल लॉन्च इज ऑल्सो कॉमनली नॉन एज विच अल्टरनेटिव नेम? तो इसको बोला जाता है ईस्ट सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस स्टेट ने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 40 कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग सर्व्स एज द सदर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट ऑफ विच टेरिटरी? देखिए इज़राइल, लेबनान, गाजा हर बार चर्चा में रहा है न्यूज़ में। तो इसका सही आंसर है आपका गाजा स्ट्रिप। ऑप्शन बी। अगेन क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा जाता है कि ग्रीस यानी कि ग्रीक whose defense minister is scheduled for bilateral talks with India is located on which peninsula? क्वेश्चन को देखिए कैसे घूम गया है क्वेश्चन का पैटर्न। ना ग्रीस से पूछा है, ना इसकी कैपिटल से पूछा है, ना इसके जो डिफेंस मिनिस्टर उनका नाम। सीधा पूछा हुआ कि ग्रीस किस पेनिनसुला में आता है? तो ग्रीस जो है वो आपका आता है बाल्कन पेनिनसुला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप मुझे कमेंट करेंगे कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार रिपीट होता है मतलब एग्ज़ाम के अंदर। थ्वार्ट्स ग्लेशियर ऑफन कॉल्ड ए डूमस्टे ग्लेशियर, इसको डूमस्टे ग्लेशियर भी बोलते हैं। कहाँ पर है ये? ईस्ट अंटार्कटिका, वेस्ट अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड के अंदर या आर्कटिक ओशन के अंदर? तो इसका सही जवाब है आपका वेस्ट अंटार्कटिका के अंदर ये देखने को मिलता है। अंटार्कटिका तक तो ठीक है, पर इसमें आपसे थोड़ा सा डीप पूछा है कि ईस्ट वेस्ट कहाँ पर है, तो ये वेस्ट अंटार्कटिका में है। याद रखना इस बात को। यहाँ पर अगर नहीं आया हाई कोर्ट में तो आगे पटवारी वगैरह GOIT के एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा जाता है कि असम ने फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है उसको सेटअप किया है, ये कहाँ पर इनोग्रेट हुई है? तो ये हुई है आपकी डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को किसके साथ? तो ये कनेक्ट करती है आपकी गल्फ ऑफ ओमान के साथ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पिछले जो मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाया था उसमें मैंने आपको ओमान के बारे में बताया भी था कि जो ये मुसद्दम पेनिनसुला है उसको कंट्रोल करता है ओमान। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा जाता है कि विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू क्लासीफाई टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? तो इसका सही आंसर है आपका केरला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है आपका दुबई के अंदर। पिछली बार भी आपको याद होगा कि दुबई से इस क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि स्पेन बिकम द सेकंड कंट्री ग्लोबली आफ्टर विच नेशन टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स? तो इससे पहले बैन किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी सही होगा। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद किसने बैन किया, तब स्पेन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कविंदर गुप्ता जो न्यूज़ में रहे किस राज्य के गवर्नर नियुक्त हुए हैं? तो काफ़ी लोगों को आइडिया भी होगा, पर काफ़ी लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनको पता ना हो। तो ये हिमाचल के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि बर्ड पल्सेस डे कब ऑब्जर्व होता है? तो ये 10 मई को होगा। अगला सवाल है आपका कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो इसका सही जवाब है आपका 11 फरवरी। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपकी इससे ज़रूर हेल्प होगी। आपने इनको पढ़ के रखना है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर का, देखिए 2 3 4 क्वेश्चन भी आपके बन गए अगर,
तो बहुत मतलब इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है वो आपको तब पता लगेगा, एक क्वेश्चन अगर आता हुआ आपने गलत कर दिया और लास्ट में आप एक नंबर से बाहर हुए तो वो बहुत तकलीफ़ देता है स्क्रीनिंग फेज़ में। तो इसलिए बहुत केयरफुली जो है वो चीज़ों को देखें और अटेम्प्ट करें। थैंक यू।